हेलो फ्रेंड्स, यूनिटी आईएएस में आपका स्वागत है। तो अभी हम 7th क्लास के एनसीईआरटी कर रहे हैं हिस्ट्री का, जो मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट है। तो इसमें आज हम 4th अध्याय पढ़ेंगे। तो मैं फिर बार बता रहा हूँ, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे थोड़ा टर्मिनोलॉजी रिलेटेड आते हैं क्वेश्चन, पर कम है। जैसे मान के चलो कि 10 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से आपको बहुत कम क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ से। 1 मिनट, 10 में से मान के चलो 4-5 आप मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज, जब वापस से मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज बढ़ रहा है तो एंशिएंट का 3 की समथिंग, तो इससे 1 या 2 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। पर आते हैं क्वेश्चन, ये चीज़ याद रखना। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर, जहाँ लोगों एवं संस्कृति में इतनी अधिक विविधताएं हो, शासन कर पाना अत्यंत कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। आप देखोगे मुगलों के आने से पहले जितने भी, सोचो कितना शासक आए, पर उसमें क्या था कि लोधी वंश, ये सब सारी चीज़ें, मतलब उसमें जो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक शासन नहीं कर पाए। पर मुगल जो है लगभग 200-250 साल शासन कर पाए। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से उन्हें दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए, वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूत न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। यह है लाल किला, और यहीं पे जो है अभी वो बम फटेक भी हुआ है यहीं पे। मुगल कौन थे? मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से मंगोल शासक थे। मंगोल शासक चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई थी, के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। अब सोचो, अपने आप को पॉजिटिव इमेज क्रिएट करना चाह रहे हैं। ये स्मृतियाँ मुगलों के प्रतियोगियों में उज़्बेकों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर घरों का अनुभव करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि इनके उस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। चित्र है तैमूर, उसके उत्तराधिकारी और मुगल सम्राटों का एक लघु चित्र है, 1702 से 12 में बना था ये। मध्य में तैमूर है, उसके दाहिनी ओर उसका पुत्र मीरन शाह, जो प्रथम मुगल सम्राट बाबर का लकड़दादा था, और उसके बाद अब्बू सैद बाबर के दादा, तैमूर की बाई और सुल्तान मोहम्मद मिर्जा बाबर के परदादा, उमर शेख बाबर के पिता हैं। तैमूर की दाहिनी ओर तीसरे, चौथे और पाँचवें व्यक्ति मुगल सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहाँ। उसके दाईं ओर से कमर में हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब, मतलब सारे शासकों के एक ही इमेज में दर्शाया गया है। उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनाकर किया है। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनाया है। चित्र उनको देखिए जो तैमूर और मुगलों की समूह की तस्वीर को प्रस्तुत करता है। मुगलों का फौज अभियान। मुगल सैन्य अभियान। प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 30 ने जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया और उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। तो यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछा है कि भाई ये इस टाइम में गुरु नानक थे या नहीं थे, तो याद रखना गुरु नानक का भी यही पीरियड रहता है। तालिका 1 में मुगलों के प्रमुख सैन्य अभियानों को दिखाया गया है। इसे ध्यान से पढ़िए कि आप इस लंबे घटनाक्रम में कोई पुनरावृत्ति ढूंढ सकते हैं। उदाहरण के लिए आप यह गौर करेंगे कि अफगान मुगल सत्ता के लिए तात्कालिक खतरा थे। मुगल और अहोम अध्याय 7, सिक्कों का अध्याय 8 और 10 में पढ़ोगे, और मेवाड़ और मारवाड़ अध्याय 9 के संबंधों पर गौर कीजिए, तो वहाँ पढ़ने को मिलेगा आपको। सफाविद ईरान से अकबर और हुमायूं के संबंधों में क्या अंतर था? क्या औरंगजेब के शासनकाल में गोलकोंडा और बीजापुर के अधिग्रहण से दक्कन में युद्ध का अंत हो पाया? 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलीबारी का पहली बार इस्तेमाल, याद रखना ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया था। तो यूपीएससी पूछा था कि अंग्रेजों ने सबसे पहले यूज किया था, नहीं, तो ये चीज़ याद रखना। युद्ध में प्रयोग होने वाली भारत की तकनीक भारत में 14वीं शताब्दी में लाई गई। आग्नेय शास्त्रों के लिए इसका प्रयोग सबसे पहले गुजरात, मालवा और दक्कन जैसे प्रदेशों में हुआ। आरंभिक 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। तो याद रखना तकनीक तो पहले ही आ गई थी, पर इसका प्रयोग जब बाबर ने 16वीं शताब्दी में किया था। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, ये चीज़ याद रखना।
मुगल सम्राट, प्रमुख अभियान और घटनाएं। बाबर के टाइम क्या क्या घटनाएं हुई? 1526 से 1530 में इसका शासन पीरियड रहता है। 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी में उसके अफगान समर्थकों को हराया। 1527 में खानवा में राणा संगा और राजपूत राजा और उनके समर्थकों को हराया। 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया और अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया। फिर हुमायूं आता है। हुमायूं का 2 टाइम पीरियड होता है, 1530 से 1540। याद रखना, यहाँ पे शेरशाह सूरी का शासन काल आता है, वो हराता है इस हुमायूं को। फिर हुमायूं दोबारा फिर हराता है, तो फिर 1 साल की रहता है, फिर सीढ़ी में गिर के मर जाता है। फिर अकबर आता है। हुमायूं अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला। उसका भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षा के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया, 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में। इन पराजयों से ने उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य किया। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। उसने 1525 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उसके अगले वर्ष उससे इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। अकबर 1556 से लेकर 1605, 100 कितना लंबा टाइम पीरियड, लगभग 50 साल। 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बना। उसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। 1556 से 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खान और अपने घरेलू कर्मचारी से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों मालवा, गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज़बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 रणथंभौर पर भी कब्जा कर लिया था। अभी पीसीएस में पूछा जाता है, यूपीएससी ने ऐसे कभी फैक्ट पूछे नहीं, पर पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। 1570 और 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल, उड़ीसा में अभियान चलाया और 1579 में 80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया। 1585 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए। सफाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा किया, मतलब अफगानिस्तान तक पहुंच गया था और कश्मीर को भी जोड़ लिया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में ला लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार, खानदेश और अहमदनगर कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्य में ला लिया। अपने शासन के अंतिम वर्ष में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। जहांगीर का टाइम पीरियड आता है 1605 1627। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ की सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिक्कों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए, जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहाँ कहलाए, ने विद्रोह किया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहाँ को आसिया पर धकेलने के प्रयास किए, जो असफल रहे। फिर शाहजहाँ बनता है। इसका भी अच्छा खासा टाइम पीरियड रहता है। दक्कन में शाहजहाँ के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ, जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया। उत्तर पश्चिम में बलख पर कब्जा करने के लिए उज़बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ, जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कांधार सफाविदों के हाथ में चल गया। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। 1657-58 में जहां शाहजहाँ के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हुआ। देख रहे हो, सब इनके बेटे आपस में झगड़ रहे हैं। अरे वो सबके शासनकाल में हो रहा है। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा सिकों समेत उसके तीनों भाइयों की मौत के घाट उतार दिए। ये दारा सिकों बोला जाता है कि दूसरा अकबर का स्वरूप बनता, बोला अच्छा है, सहिष्णु शासक बनता, तो इसको मार दिया जाता है शाहजहाँ के द्वारा। शाहजहाँ को उसका शेष जिंदगी के लिए उसे आगरा में कैद कर लिया। औरंगजेब ने मारा था, याद रखना, दारा सिकों को। औरंगजेब जो शाहजहाँ का बेटा था, ये चीज़ याद रखना। औरंगजेब 1658 से 1707, ये भी लगभग 50 साल की समथिंग शासन कर था। 1663 में उत्तर पूर्वी में अहोम की पराजय हुई। अहोम याद रखना, असम। परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफजई और सिखों के विरुद्ध अभियानों की अस्थायी सफलता मिली। मारवाड़ के राठौड़ राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसके कारण था कि उनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान 12 में सफल रही, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से बाहर निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें उसे मराठों और दक्कनों का सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः वह सफाविद ईरान भाग गया। अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1685 में बीजापुर, 1693 में गोलाकुंड को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया और 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों, जो छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे, के विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों, सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों, दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गए। अरे आपसे में लड़के मरने लग गए। अकबर का शासनकाल सोचो 1605 में, यहाँ से लेके सोचो ये पूरा
पर याद रखना औरंगजेब के शासनकाल में ये तो था ही। भाई ये देखो अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा जो अभी देख रहे थे, उसने ये भी मिला लिया था। राजपूतों के साथ मुगलों की शादियाँ। जहांगीर की माँ कछवाहा की राजकुमारी थी। ये वह अंबर वर्तमान में जयपुर की राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहाँ की माँ एक राठौड़ राजकुमारी थी। वह मारवाड़ जोधपुर की राजपूत शासक की पुत्री थी। अब है ना, इसमें भी लगे इतिहासकारों का अलग अलग दावा है, कोई बोलते नहीं है क्या है, बट फिर भी। उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। इसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे शहादयाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। आपका अनुसार तरीका कौन सा तरीका सही था, ज्येष्ठाधिकार या शहादयाद? अब देखो मतलब वही है ना, देखो इसमें अगर इसको मान लिया जाता है तो सही है, अगर इसको एक्सेप्ट किया जाता है, नहीं तो षड्यंत्रकारी इसमें भी चलते थे। अब इसमें है कि सबको इक्वल तो बांट दिया गया, पर वही है कि एक जो वजह से औरंगजेब सबको मार दिया आखिर में, तो वही सेम चीज़ हो गई। मुगलों का अन्य शासकों के साथ संबंध। तालिका में फिर से देखिए, आप पाएंगे कि मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। मुगलों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विरोध भी किया। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सामान्य व्यवहार किया। याद रखना, यही अकबर की नीति थी, पर औरंगजेब की खतरनाक नीति थी। वो दुश्मन बना लेता था और उन्हें वतन जागीर के रूप में वापसी कर दी। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अन्य शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। एक बार फिर तालिका देखिए, दो गौर करके जब शिवाजी मुगल सत्ता स्वीकार करने आए तो औरंगजेब ने उनका अपमान किया। इस अपमान का क्या परिणाम हुआ, देखो वही है ना, तो औरंगजेब ने नहीं किया हो। और इसीलिए याद रखना कि अकबर जो है महान शासक कहलाए। जात की श्रेणियाँ। 5000 जात वाले अभिजातों का दर्जा 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। अकबर के शासनकाल में गुणवंती जैसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई। क्या इसका अर्थ हुआ कि राज्य का खर्चा बढ़ गया? हाँ, सब अच्छी बात है, खर्चा तो बढ़े। मनसबदार और जागीरदार, यूपीएससी ने इस पर भी क्वेश्चन पूछा है, 2019 में क्वेश्चन आया है। जैसे जैसे साम्राज्य विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूह के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की तुरानी थे, लेकिन जब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूत, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया, तो मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। मतलब आज के IAS अधिकारी। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता है जो जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता हो। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था की है, जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर करता था। जात की जितनी संख्या अधिक होती है, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी बढ़ जाती है और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता। जो सैन्य उत्तराधिकार मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे और सैनिकों को पंजीकरण करवाते थे। इन कार्रवाई के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते हैं, और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थे। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न है, अपने जागीर पर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते हैं। उनके पास अपने जागीरों में से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। ये राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। मनसबदार अभियान है। शाहजहाँ के राज्य काल के लघु चित्र के ये वाला, जहाँ जहांगीर के समय में भ्रष्टाचार का दिखाया गया है। भ्रष्ट अफसर रिश्वत लेते हुए, एक कर अधिकारी गरीब किसानों को सजा देते हुए। तो मतलब ऐसा नहीं, भ्रष्टाचार पहले से ही है भाई। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था, ताकि इनके राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सके कर ले। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाए। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा और विद्रोह भी हुए। फिर जब तो जागीर जमींदार
मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानी की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीन यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के मदद से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वह स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। याद रखना, जो अब जो गाँव में जो बैठे हैं वो जमींदार है, और ये रखना ये पद वंशानुगत होगा, और जो मनसबदार वाला रहता है वो नहीं, वो तो आईएएस से अधिकारी पोस्ट है ना। वैसे अकबर के राजस्वी मंत्री टोडरमल ने 10 साल 1570-1580 की अवधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि की भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर दिया गया और प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक तो हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाएंगे। अब देखिए, ये भी यूपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा। तो सूबा मतलब प्रांत, ये चीज़ याद रखना, सबसे बड़ा इकाई है, और यूपीएससी ने यही क्वेश्चन पूछा था। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता है। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहाँ पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उनके हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं था। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 7वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी। अकबरनामा और आईने अकबरी, अबुल फजल से अकबरनामा लेते हुए, तो याद रखना अकबर की जो यूनिट लिखा है वो अबुल फजल था। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह इसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक अकबरनामा। पहला जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है, दूसरी में अकबर के शासनकाल की घटना विवरण देती है, तीसरी जिल्द आईने अकबरी में इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों को परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों और मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी विवरण करना। अकबर की नीतियाँ नज़दीक से एक नज़र। प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे और इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा, विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा होता जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबे के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्य को निर्वाह करते थे। तो ये चीज़ यार ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछा भी है। प्रति प्रांत में वित्तीय अधिकारी भी होता था, जो दीवान कहलाता था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था, जैसे कि बख्शी सैनिक वेतनाधिकारी था, सदर मतलब धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री, फौजदार सैन्य नायक और कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी। अभी देखो, नूरजहाँ का फरमान है। जहांगीर के दरबार पर नूरजहाँ का प्रभाव। मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहाँ का खिताब मिला। नूरजहाँ हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहाँ के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। जिनमें एक और उसके समय की किताब उत्कीर्ण थे, दूसरी ओर यह वाक्य रानी बेगम नूरजहाँ के नाम से गढ़ा हुआ। बाई और दिया गया दस्तावेज नूरजहाँ द्वारा जारी किया गया आदेश फरमान है। चौकोर मोहर बताती है उदात और महान महारानी नूरजहाँ पातशाह बेगम का आदेश। गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसे वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहाँ पातशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। मतादंता ऐसी व्याख्या कथन जैसे अधिकारपूर्ण कहकर आशा की जाए कि इस पर बिना कोई प्रश्न उठाए उसे स्वीकार कर लिया जाए। मतादंता मतलब साफ ही दिख रहा है। अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में वे राजस्व खर्च कर सकते थे। जब तक वे वफादार रहे, साम्राज्य कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा। परंतु 17वीं शताब्दी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने बाने भूल लिए थे। साम्राज्य प्रति उनकी वफादारी उनके निजी हितों के कारण कमजोर पड़ गई थी। अब तो यहाँ पे ये चीज़ें पता लगता है, अगर आप देश के प्रति वफादार रहते हो, ईमानदार रहते हो, तो देश ग्रोथ करता है। जब भ्रष्टाचारी बनते हैं तो देश की स्थिति हालत ख़राब होती है। तो आज भारत में जो स्थिति दिख रही है आपको, राजनेता, यहाँ देखो राजनेताओं को तो अपन सब गाली दे देते हैं, अपन ब्यूरोक्रेटों को कोई गाली नहीं देता। अपन हकीकत बात तो ये भी तो है ना, भ्रष्टाचार, ये भी तो हज़ारों हज़ारों करोड़ों रुपये की संपत्ति लेके बैठे रहते हैं, तो ये भी तो जिम्मेदार है। मन वही है, भारत में राजनेता दिखते हैं, ऐसे में बोलने वाला राजनेता तो है ही, पर मैं मेरा कहने मतलब कि ये लोग भी तो जिम्मेदार है। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था, उसने उलेमा, ब्राह्मणों, जेसुइट पादरी जो रोमन कैथोलिक थे और जरदुश्त धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों में चर्चा शुरू की। ये चर्चाएं इबादत खाना में हुई। यूपीएससी ने ये भी क्वेश्चन पूछा। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते जो अक्सर कट्टर होते हैं। अब देखो, खुद अकबर यहाँ पे ये बात बोल रहे हैं, ये हकीकत है। जो भी अपने धर्म को लेके उसी को बढ़ावा देता है वो कट्टर बन जाता है।
चाहे मुस्लिम हो, चाहे बजरंग दल वाले हो, आरएसएस हो, ये चीज़ याद रख लेना। उनकी शिक्षाएँ प्रजा के बीच विभाजन और असमंजस्य पैदा करती है। अनुभव अकबर को सलह कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गए। सहिष्णुता की धारणा विभिन्न धर्मों का निर्णय में अंतर नहीं करती थी, अपितु उसका केंद्र बिंदु नीति शास्त्र की एक व्यवस्था थी जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी और जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। अबुल फजल ने सुलेह कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि को बनाने में अकबर की मदद की। शासन के सिद्धांत तो जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया था, पर औरंगजेब नहीं अपना पाया। ये चीज़ याद रखना। इबादत खाना में अकबर विभिन्न धर्मों के विधानों के साथ चर्चा करते हुए यही यूपीएससी ने क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, ये चीज़ याद रखना। अकबर ने कई संस्कृत ग्रंथों के पारसी में अनुवाद कार्यों को संपन्न कराया। इस उद्देश्य से उन्होंने फतेहपुर सीकरी में एक मकतब खाना या अनुवाद ब्यूरो की भी स्थापना की थी। महाभारत, रामायण, लीलावती, योग, वशिष्ठ जैसे। अब ये यूपीएससी ने 2022 में पूछा। मैं फिर 12 बता रहा हूँ, यूपीएससी भाई एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछ रहा है। अब जब ये क्वेश्चन पूछा गया और पता नहीं कौन है, कहाँ से पूछ लिया, तो डायरेक्ट दिया है। जैसे कुछ उल्लेखनीय संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद कार्य के लिए चुना गया। रजमनामा जो महाभारत के फारसी अनुवाद है में महाभारत की घटनाओं को विस्तृत चित्रण, तो ये अकबर ने किया था। योग वशिष्ठ जाके देख लेना था जब ऐसे क्वेश्चन। सुलेह कुल, अकबरी सुलेह कुल की नीति उनके पुत्र जहांगीर ने भी इस प्रकार वर्णन किया है। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत अंचल में सभी वर्गों, सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है। इसीलिए इसके विशाल साम्राज्य में, जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से निर्धारित होती थी, विरोधी धर्मों के अनुयायियों को तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यह सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सार्वजनिक शांति सुलेह कुल के सिद्धांत का पालन किया है। अब देखिए, ये यार पेशी आगे जाके पूछ सकता है किसने लिखा है। पर मेरा कहना मतलब है कि यूपीएससी देखो, जहाँ पे अब देखो ये 2022 में क्वेश्चन बना, तो इम्पोर्टेंट जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया रहता है वहाँ से पीछे क्वेश्चन पूछता है। 7वीं शताब्दी में उसके बाद प्रचार मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा, परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेज में हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके व उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। तो सोचो, सभी सी बात है, तो आर्थिक असमानता को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, क्योंकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे। परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादों, किसानों और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बच जाता था। सभी बात, जब इन्हीं के पास चला जाएगा सारा धन, तो आज भी तो यही हो रहा है ना। आज अडानी, अंबानी, इन लोगों के पास ही है। जो भी भारत का लगभग सोचो कि 1% पॉपुलेशन के पास लगभग 40% धन है। अगर 10% के पास जाओगे तो लगभग 60 से 70% धन है इन्हीं के पास। और वहीं जो नीचे वाली जनसंख्या है 50 से 60%, उनके पास 10% धन भी नहीं है। तो कितनी खतरनाक स्थिति है। इनमें से बहुत गरीब थे, मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में औजारों, अन्य वस्तुओं निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी, महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद, अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। इनके बारे में हम 10वें अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे। राजा और रानियाँ। 16वीं सदी में मुगलों के लगभग समकालीन संसार के विभिन्न भागों में भी कई महान राजा रानियाँ थे। इनमें ओटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान 1520 से 1566 में शामिल है। उसके राज्य में ओटोमन राज्य का विस्तार यूरोप की ओर हुआ। उसने हंगरी को अपने राज्य के साथ मिला लिया और ऑस्ट्रेलिया को घेरा। उसकी फौजों ने बगदाद, इराक में भी हथिया लिया। मोरक्को तथा उत्तरी अफ्रीका का बहुत सा हिस्सा ओटोमन सत्ता को मानता था। सुलेमान ने ओटोमन नौसेना का पुनर्गठन किया। पूर्वी भूमध्य सागर के इलाकों पर इस नौसेना के प्रभुत्व की वजह से स्पेन के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा हुई। अरब सागर में से नौसेना ने पुर्तगालियों को चुनौती दी। सम्राट को अल कानूनी विधि निर्माता खिताब दिया गया, क्योंकि उसके शासनकाल में बड़ी संख्या में नियम कानून बनाए गए थे। इन नियमों का लक्ष्य यह था कि बढ़ते हुए साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तरीकों का मानकीकरण हो, ताकि किसानों को बेकार और भारी करों से बचाया जा सके। आगे चलकर 17वीं शताब्दी में ओटोमन क्षेत्र में जब सार्वजनिक व्यवस्था का पतन हुआ, तो सुलेमान कानूनों
कि काल को आदर्श शासन काल के रूप में याद किया जाने लगा। अकबर के अन्य समकालीन शासकों के बारे में पता लगाई। इंग्लैंड की शासक रानी एलिजाबेथ 1558 से 1603, याद रखना इसी ने तो दिया था ब्रिटिश कंपनी को भारत में व्यापार करने का। ईरान का सफाविद शासक शाहबाज था उस टाइम, और कहीं इनसे कहीं ज़्यादा विवादास्पद रूसी शासक जार इवान चतुर्थ बेसिलियस था, जो 1530 से 84, जो इवान द टेरिबल नाम से को ख्यात है। छोड़ो, तो ये चीज़ याद रखना। इसमें जो है तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो जो देखो लगभग 2-3 क्वेश्चन वहाँ से उस चैप्टर से पूछे गए थे, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शासक और इमारतें। कुतुब मीनार 5 मंजिली इमारत है, सोचो 5 मंजिली इमारत है। अभिलेखों की पट्टियाँ इसके पहले छज्जे के नीचे है। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक तथा शेष मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था। तो ये चीज़ याद रखना, 2 शासक थे इसको बनाने में। कई वर्षों में इमारत आंधी तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने भी इसकी मरम्मत करवाई है। तो इससे इतने शासक जुड़े हुए हैं। चित्र 1 कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है, ये वाला। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया था। छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूने को देखें। क्या आपको छज्जे के नीचे अभिलेखों की 2 पट्टियाँ दिखाई दे रही है? यह अभिलेख अरबी में है। गौर करें कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कोणीय है। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी परिशुद्धता की आवश्यकता होती है। सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते थे। याद रखें कि 800 वर्षों पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर या ईंटों की बनी होती थी। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण करवाया। पहली तरह की इमारतों में संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगह के लिए महज व मकबरे थे। दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय तथा बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें थी। राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करें तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे। वे मंदिर, मस्जिदों और कुओं का निर्माण करवाते थे, परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारिक विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से मिलने शुरू हुए थे। एक मिनट। आगरा किले के निर्माण में लगा श्रम। अकबर द्वारा निर्मित आगरा किले के निर्माण में 2000 पत्थर काटने वाले, 2000 सीमेंट चूना बनने वाले और 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी थी। तो सोचो उस टाइम कितने लोगों को रोजगार मिलता था। आधी रचना बोतल से ऊपर किसी भी भवन का भाग। राजस्थान के बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी उन 50 बावड़ियों में सबसे बड़ी थी, जिसका निर्माण पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया था। अपनी स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात इस बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में रानी नाथावत जी ने, जो बूंदी के राजा नरेंद्र सिंह की रानी ने किया। तो ये यार रखना, इस टाइप जो इन्फॉर्मेशन दिया रहता है साइड में, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ भी सकती है यहाँ से। दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा है 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, ये वाला। मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोडा तकनीक का इस्तेमाल होता था, ये चीज़ याद रखना। जो है ना ऐसे साइड में इन्फॉर्मेशन जो लिया रहता है ना हिस्ट्री के लिए, तो खास तौर से एनसीईआरटी में कहीं पे भी इस टाइप की इन्फॉर्मेशन जो दी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, ये चीज़ याद रखना। अभियांत्रिक कौशल तथा निर्माण कार्य। इस मार्गों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। छत का ही उदाहरण ले लीजिए। हम 4 दीवारों के आर पार लकड़ी की सहतीरों अथवा एक पत्थर की पाटियाँ रखकर छत बना सकते थे, लेकिन ये कार्य से बहुत कठिन हो जाता है जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाली विशाल कक्षा निर्माण करना चाहते हैं। इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की जरूरत होती है, ये बात सही है। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियाँ बनाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियाँ अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीर बनाए जाते थे। वास्तुकला की एक शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण, ये वाला टोडा निर्माण कहलाई जाती थी। 8वीं 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों, सीढ़ी पर को बावली से जुड़ी भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ।
अब देखो बड़े बड़े मंदिर भी बनने लग गए। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण चित्र का ये वाला शिव की स्थिति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा दंगदेव द्वारा 999 में किया गया था। थोड़ा ये चीज़ याद रखना। चित्रखय मंदिर की योजना है। एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन महामंडप जहाँ नृत्य का आयोजन होता था तक पहुंचा जाता है। इस प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर गर्भगृह में रखी जाती है। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे तथा इसमें केवल राजा तथा उनका निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्रित होते थे। हजारों समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे जहाँ सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्ण मूर्तियों में अलंकृत थे। अब ये है चित्र नंबर 4। तंजावुर के राजा राजेश्वर मंदिर का शिखर है। अभी देखो शिखर इसका बहुत ऊंचा है। उस समय के मंदिर में सबसे ऊंचा था। इसे निर्माण कार्य आसान नहीं था क्योंकि उन दिनों में कोई क्रेन नहीं थी। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते थे। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकार ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचाने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनाया। रोलर द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते के ऊपर ले जाया गया। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा पथ तैयार किया गया। सोचो तथा उसमें जिसमें चढ़ाई बहुत खड़ी ना हो। मंदिर बन जाने के बाद उसे गिरा दिया गया, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफ़ी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के पास के गांव को चारू पल्लम कहा जाता है, जिसके शाब्दिक अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। तो इतना इजी नहीं था। अब देखो मेहराब का विशुद्ध रूप। मेहराब के मध्य में डाट ये वाली जो चीज़ें लगी इससे डाट आदेश ने भार को मेहराब की आधारशिला पर ढाल देते थे। देखिए मेहराब बना है। मेहराब का विशुद्ध रूप अलाई दरवाजे का मेहराब प्रारंभिक 14वीं सदी में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है। 12वीं शताब्दी में 2 प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी आई शैली संबंधी प्रयत्न दिखाई पड़ने लगते हैं। दरवाजों खिड़कियों के ऊपर के संरचनाओं को बाहर कभी कभी मेहराबों पर ढाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। यह उच्च श्रेणी की सीमेंटें होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़ों के मिलाने से कंक्रीट बनती थी। इसकी वजह से विशाल ढांचे का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा। इस दिशा में निर्माण स्थल पर एक नज़र डालिए। ये वाला जो चीज़ें हैं आगरा किले में जल द्वार निर्माण की दिखाती एक चित्रकारी से अकबरनामा से लिया गया है। मंदिर मस्जिद और हौजों का निर्माण। मंदिर मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। वे अपने संरक्षक की शक्ति धन विभव तथा भक्ति भाव को प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राजा राजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपना देवता राजा राजेश्वरम की उपासना हेतु किया गया था। ध्यान दें कि राजा और उसके देवता के नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना भी चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता राजा राजदेव दूसरा देवता राजा राजेश्वरम का सम्मान करता था। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। यह मंदिर शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं को उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासन का प्रत्युत्तर ला दिया हो। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का तो दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहास में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ता मूसा और सुलेमान की विशेषताएं मौजूद थी। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया तथा एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया है। अभी देख किबला होता है मक्का की ओर संकेत करता हुआ पश्चिम की ओर। अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद में शाहजहाँ द्वारा बनाई गई जामा मस्जिद है। ये चीज़ याद रखना। मुगल बादशाह शाहजहाँ ने इतिहासकार ने शासक को साम्राज्य और धर्म की कार्यशाला की वास्तुशिल्पी बताया है। ये देखो जल का महत्व। फारसी शब्द आबाद और आबादी आप शब्द से निकले हैं जिसका अर्थ है पानी। आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ बसावट हो। इसके क्या नए अर्थ भी खुशहाली भी है। आबादी का अर्थ जनसंख्या समृद्धि दोनों से ही है। हरमंदिर साहब श्रवण मंदिर है, उसका पवित्र सरोवर है अमृतसर में। ये तो आपने देखा ही होगा। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर और जोर डाला। उपासना के स्थान निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध को उद्घोषणा करने का मौका दिया। ऐसी उद्घोषणा तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण
कर लेती थी। शासकों ने विद्वान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानी तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। इन सबसे उनके शासन तथा राज्य को ख्याति मिली। व्यापक समझ यही थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहाँ खुशहाली होगी और जहाँ पर्याप्त वर्षा होगी। इसी तरह हौज़ जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती है। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली ही कोयना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को हौज़ ए सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता है। क्या आप इसे अध्याय 3 की मानचित्र की ढूंढ सकते हैं? शासक प्राय सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौज़ों तालाबों का निर्माण करवाते थे। कभी कभी वे किसी मंदिर, मस्जिद, जामे मस्जिद छोटे हौज़ पर ध्यान दें अथवा गुरुद्वारा सिखों के एकत्रित होने उपासना के स्थान का हिस्सा होते थे। मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया? राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। ऐसे में बात आश्चर्यजनक नहीं लगती कि जब उन्होंने एक दूसरे राज्य पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्राय ऐसी इमारतों पर निशाना साधा। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम को पराजित किया तो उसके विषय में बौद्ध भिक्षु इतिहासकार धम्मकिति ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीज़ें वो ले गया। रतन महल में रखी स्वर्ण की बने बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाओं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। सिंहली शासक के आत्मा भी अभियान का इससे जो आघात था उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अगले सिंहली शासक सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्य की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमा से इसे भर दिया। एक अधूरी सूची में निम्न चीज़ें सम्मिलित थी: चालुक्य से प्राप्त एक सूर्य पेटिका, एक गणेश मूर्ति, दुर्गा की कई मूर्तियाँ, पूर्वी चालुक्य से प्राप्त एक नंदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव शिव का एक रूप तथा भैरव की एक प्रतिमा तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति। गजनी का सुल्तान मोहम्मद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया और उनके धन और मूर्तियों को लूट लिया। उस समय सुल्तान मोहम्मद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिर को नष्ट करके खास तौर से सोमनाथ का मंदिर उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल में सैन्य सफलता का प्रदर्शन पराजित शासक उपासना स्थल पर आक्रमण करके उन्हें लूट लेकर करते थे। 1 मिनट को देखो, राजेंद्र प्रथम तथा मोहम्मद गजनवी की नीति किन रूप में समकालीन समय की देन थी और किन रूपों में एक दूसरे से भिन्न थे। तो ये चीज़ याद रखना, पहली बात है समकालीन थे दोनों। दूसरी बात यहाँ देखो, मुगल चारबाग, याद रखना चारबाग पद्धति पिछले किसी ने पूछा था। हुमायूं के मकबरे का चारबाग दिल्ली में है, ये 1562 से 71 में बना। कश्मीर में शालीमार बाग का सीढ़ीदार चारबाग 1620 से 1634। लाल महल बारी में चारबाग का तटीय बाग रूप में बनाया गया। बाग, मकबरे तथा किले मुगलों के अधीन वास्तुकला अधिक जटिल हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर वे बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों तथा 4 बागों में विभाजित आयताकार अहातों में स्थित होते थे। औपचारिक बागों की योजना और उनके बनाने तक खाका तैयार करने के बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया है। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ही चारबाग कहलाते थे। चारबाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई। कुछ सर्वाधिक सुंदर चारबाग कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने भी बनवाया था। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। इनके प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्व तैमूर के मकबरे से लिए। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार देखने वाला केंद्रीय गुंबद जो बहुत ऊंचा था और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार तक मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक चारबाग के मध्य में स्थित था, जिसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्तबिस्त की परंपरा में हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों में घिरा होता था। इस इमारत का निर्माण लाल बलौर पत्थर से हुआ था। इसके किनारे सफ़ेद संगमरमर से भी बने थे। चित्र 10, काबुल में चारबाग का खाका बनाते अकबर। ये देखो, ये वाला 1590 की एक चित्रकारी। ध्यान दे कैसे रास्ते पर एक दूसरे की काटती नहरें चारबाग योजना की विशेषता बनाती। 1562 और 71 के बीच निर्मित हुमायूं का मकबरा, क्या आप नहरों को देख सकते हैं? तो ये रही, देखो, अगर आप ताजमहल में जाओगे वहाँ पे वैसा ही देखने मिलेगा आपको। दिल्ली में दीवान आम में सिंहासन का छज्जा, इसका निर्माण 1648 में पूरा किया गया था। ये देखो,
शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। शाहजहाँ के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्ष और दीवान खास और दीवानी आम की योजना बहुत सावधानीपूर्वक बनाई जाती थी। एक विशाल आंगन में स्थित दरबार चेहल स्वतंत्र अथवा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। शाहजहाँ के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे प्राय किबला नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा को कहा जाता, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर की ही मुँह करके बैठता था। इन वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों की इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व था। पित्त द्वारा तकनीक, इसमें क्या था, उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने होते हैं। शाहजहाँ ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्यायी और शाही दरबार के अंतर संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्त द्वारा के जड़ाऊ काम का एक श्रृंखला बनाई गई है, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता ऑर्फियस की वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता था कि ऑर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता है और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। शाहजहाँ के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण ये सूचित करता है कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहाँ की राजधानी आगरा थी। इसी शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। इनका निर्माण चारबाग की रचना के समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। चारबाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते हैं। इस तरह के बाग में निवास स्थान चारबाग के बीच में स्थित न होकर नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। शाहजहाँ ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग योजना अपनाई। यहाँ सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था। नदी पर सभी अभिजातों की पहुँच पर नियंत्रण हेतु शाहजहाँ ने इस वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया। दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों जैसे उसके बेटे दारा सिकों को ही नदी तक पहुंच मिली, अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ा। अब ये देखो, आगरा का ताजमहल जिसका निर्माण 1643 ईस्वी में पूरा हुआ था शाहजहाँ के शासनकाल में। देखो यहाँ पे चारबाग पद्धति आपको ये मिलेगी। एक नक्शे में देखो यहाँ ताजमहल है, ये यमुना नदी के किनारे बनाया गया है। एक नक्शे में आगरा के नदी तट बाग शहर का पुनः कल्पित दृश्य। ध्यान दें कैसे यमुना के दोनों तटों पर अभिजातों के बाग महल स्थित है, ताजमहल बाई ओर है। पिछले 15 दिन में दिल्ली के शाहजहानाबाद की योजना की तुलना आगरा की योजना से की गई। अब देखो दिल्ली की बसावट ऐसे थी, ये भी याद रखना, यमुना नदी जो लाल किला है यमुना नदी के पास ही बसा है। 1850 का शाहजहानाबाद का नक्शा है। बादशाह के निवास कहाँ है, शाही घना बसा हुआ लगता है, लेकिन क्या आपको कई बड़ी बाग भी दिखाई देते हैं? क्या आप मुख्य मार्ग व जामी मस्जिद ढूंढ सकते हैं? वृंदावन में गोविंददेव के मंदिर का अंदरूनी भाग है, 1590। इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। 2-4 में से प्रतिच्छेदी मेहराबों से ध्यान दें, ये देखो ऐसे कटी ऐसे करके बनाई गई है, जिनसे इसकी ऊंची भित्ति छत का निर्माण किया गया था। वास्तुकला की शैली उत्तर पूर्वी ईरान खुरासन से आई है और इसके पते पर शीघ्र में इसका प्रयोग किया गया है। क्षेत्र और साम्राज्य 8वीं 18वीं शताब्दी के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र पर द्वारा अपनाएगी। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत प्रभाव पड़ा था। इससे पता लगता है कि एक दूसरे से सीखते रहते थे लोग। मथुरा निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती थी। विशाल साम्राज्य के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया। इस कलात्मक रूपों व वास्तुकलात्मक शैलियों के परिसंचयन में मदद मिली। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। याद रखना, औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ दिया था, इसीलिए यहाँ से गोविंद देव जी को मंदिर को जयपुर ले जाया गया और आज जयपुर में ही। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया। मुगलों को यह बांग्ला गुंबद इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। अन्य क्षेत्रों पर भी प्रभाव स्पष्ट था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी कई इमारतों पर गुजरात और मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव भी दिखता है। 18वीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता की धूमिल हो जाने के बाद उनके आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही तथा अन्य शासकों ने जब स्वयं के राज्य स्थापित करने का प्रयास किया तो यही शैली अपनाई थी। फतेहपुर सीकरी के जोधा भाई महल में छत के विस्तार को संभालते अलंकृत स्तंभ तथा टेक ये गुजरात क्षेत्र की वास्तुकलात्मक परंपराओं से प्रभावित थे।
उसी टाइम में याद रखना कि बाहर क्या हो रहा था, तो वहाँ पे इस टाइप की संरचनाएँ बन रही थी। आसमान छूते चर्च। 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊँचे में हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू हुए थे। वास्तुकला की शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। याद रखना, जब पुर्तगाली आए थे तो यही शैली लेके आए थे, गोथिक शैली भारत में। इसे यार ये जो चर्च मिलेंगे आपको गोथिक शैली में ही मिलेंगे। ये शैली विशेषताएं नकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग, जिसमें प्राय बाइबल से लिए गए दृश्यों का चित्रण है, तथा उड़ते हुए पुष्टे, दूर से दिखने वाली ऊंची मीनारें, घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्चे जोड़े गए। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से एक पेरिस का नोटे ड्रम चर्च है। 12वीं और 13वीं शताब्दी में कई दशकों में इसका निर्माण हुआ है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो अभी अपने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। चलो ठीक है, फिर आगे करेंगे, आराम से करेंगे। तो ताकि अब मैं एक ही वीडियो में लगभग खींच दूंगा, तो फिर आपको देखने में 1-1 घंटे की वीडियो रखेंगे, तो ज़्यादा नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।